नमस्कार। पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम लोग गांधी जी के सिद्धांतों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और हमने देखा भी कि किस प्रकार गांधी जी का सत्याग्रह का सिद्धांत भारत में एक बार नहीं बल्कि 3 बार सफल हुआ। पहली बार चंपारण सत्याग्रह में, दूसरी बार अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन के दरमियान और तीसरी बार गुजरात के खेड़ा में किसानों के आंदोलन के दरमियान। इन सभी घटनाओं से कई सकारात्मक परिणाम निकले। पहला प्रमुख परिणाम तो यह था कि जनमानस में गांधी जी के सिद्धांतों के प्रति विश्वास में तीव्र वृद्धि हुई। दूसरी बात, कहीं न कहीं अंग्रेजों को भय लगने लगा कि यदि यह गांधी इसी प्रकार अपने आंदोलनों में सफल होता चला गया तो कहीं न कहीं हमारे शासन करने की इंटेंसिटी में काफी कमी आ सकती है। इन सभी घटनाक्रम के मध्य अंग्रेजी सरकार ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसकी अनुशंसाओं के आधार पर जो अधिनियम पारित किया गया वह रॉलेट अधिनियम या रॉलेट एक्ट या काला कानून या बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून या क्रांतिकारी अराजकतावादी अधिनियम या आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से विख्यात हुआ। इसको लाने के 2 प्रमुख कारण थे। पहला कारण तो यह था कि भारत रक्षा अधिनियम समाप्त होने की कगार पर था, अर्थात 1-2 माह में वह समाप्त हो जाता। भारत रक्षा अधिनियम दूसरा जो कारण था कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1907 ईस्वी के बाद, बंगाल विभाजन के बाद कहीं न कहीं अंग्रेजी सरकार के प्रति असंतोष तेजी से बढ़ता जा रहा था भारतीय जनमानस में। दूसरी बात, यह तो एक कारण चल ही रहा था, इसमें आग में घी का काम किया प्रथम विश्व युद्ध ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महंगाई अपनी चरम अवस्था पर पहुंच चुकी थी। 1907 से जो असंतोष उत्पन्न हो रहा था और 1914 से 1918 के मध्य जो असंतोष उत्पन्न हुए, दोनों की दिशा समान थी लेकिन बारीक फर्क था दोनों में। 1916 से पहले, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से पहले भारतीय जनमानस को गांधी जी नहीं मिले थे, इसलिए जितने भी आंदोलन किए गए कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी सरकार के द्वारा दबा दिए गए। कहीं बल का प्रयोग किया गया, कहीं छल का प्रयोग किया गया, लेकिन कहीं न कहीं अंग्रेजी सरकार सफल हो रही थी। लेकिन गांधी जी के आने के बाद गांधी जी ने लगातार 3 पॉजिटिव रिजल्ट दिए भारतीय जनमानस के पक्ष में। पहला, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। दूसरा, गुजरात अहमदाबाद के मिल में मजदूरों के द्वारा चलाए गए आंदोलन में। और 1918 में ही गुजरात के खेड़ा जिले में चलाए गए आंदोलन में गांधी जी ने 3 लगातार सकारात्मक रिजल्ट दिए, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार कहीं ना कहीं भयक्रांत हो चुकी थी। इसलिए अब तीसरी बात कि क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत तेजी से वृद्धि हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि 1897 से इसकी शुरुआत जब हुई, रैंड और एमहर्स्ट की हत्या चापेकर बंधुओं ने की थी, उसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत होनी शुरू हुई। ऐसा कई इतिहासकार मानते हैं कि 1857 से ही, मूल 1897 के बाद ही क्रांतिकारी गतिविधियां ओरिजिनल ट्रैक पर अपने ओरिजिनल स्पीड के साथ बढ़ना आरंभ कर चुकी थी। इन सभी घटनाओं के मध्य असंतोष बढ़ रहा था, क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी। अगला प्रमुख कारण था कि 1907 के सूरत विभाजन के बाद कहीं न कहीं नरम दल का, जो कि कांग्रेस के उदारवादियों का दल था और अंग्रेजी सरकार की अनुनय विनय की नीतियों में विश्वास रखती थी, इनसे अंग्रेजी सरकार को
कोई नुकसान नहीं था। लेकिन 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद जब गरम दल कांग्रेस से अलग हुआ तो गरम दल ने एक अलग तरीके से, अलग सोच के साथ एक पृथक आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसके प्रभाव को हमें 1916 के होम रूल लीग आंदोलन में देखने को मिलता है। गरम दल से अंग्रेजों को कहीं ना कहीं परेशानी हुई। सोने पर सुहागा हुआ कि इस गरम दल में गांधी जी का प्रवेश हो चुका था। अर्थात जब यह गरम दल नरम दल में मिली, 1916 के लखनऊ समझौते में गांधी दोनों दल का विलय हुआ और इसका नेतृत्व गरम दल के हाथों में अप्रत्यक्ष रूप से था, क्योंकि 1917 में एनी बेसेंट गरम दल की नेता, वो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि गरम दल के हाथों में कांग्रेस की बागडोर कुछ समय के लिए ही आ चुकी थी और गरम दल अंग्रेजों को कुछ ज्यादा प्रभावित कर रहे थे। और उस गरम दल में के गतिविधियों को तब तेजी प्राप्त हुई जब गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कर दिया। अपने सिद्धांतों के आधार पर गांधी जी ने इसमें सफलता पाली और लगातार 3 पॉजिटिव रिजल्ट दे दिए, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार कहीं ना कहीं भय के आसपास घूमने लगी। इसी भय को दूर करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर इस अधिनियम को लाया गया था। इस अधिनियम के अगर प्रमुख प्रावधानों की अगर हम लोग बात करें तो इस अधिनियम के तहत समग्र रूप से अगर कंसेप्चुअल माध्यम से अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं नागरिक अधिकारों का हनन इसमें समावेशित था। पूछिएगा कैसे? तो इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को किसी भी अवस्था में अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार करके जेल में डाल सकता था, और जिसकी ना तो वकालत न्यायालय में की जा सकती थी और ना न्यायालय में इस मामले को लेकर जाया जा सकता था। इसलिए इसको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील, और सबसे बड़ी बात थी कि इसमें जिसको पकड़ा जाता था अभियुक्त को अभियुक्त तर्क भी नहीं दे सकता था, दलील भी नहीं दे सकता था। अर्थात मजिस्ट्रेट की निरंकुशता को इस अधिनियम ने दर्शाया, मजिस्ट्रेट की मनमानी को इस अधिनियम ने दर्शाया। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि गांधी देश में क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों की जड़ें किस हद तक फैली हुई हैं और आने वाले समय में अंग्रेजी सरकार को कितना नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है, उसका पता लगाना था। और इस समिति के द्वारा और उसके दमन के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। इसलिए इसको क्रांतिकारी अराजकतावादी अधिनियम या आतंकवादी अपराध अधिनियम भी कहा गया है। ओवरऑल समग्र शब्दों में अगर हम लोग सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करना चाहें तो इसका एक ही मीनिंग था कि अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध बोली जाने वाली हर उस आवाज को दबा दिया जाए जो अंग्रेजी सरकार को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती हो। यही इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य था। एक विशेष बात, इसी समिति ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी, उसी समिति ने एक प्रमुख मंतव्य दिया था, प्रमुख अनुशंसा दी थी कि सिडनी 1897 में रैंड और एमहर्स्ट की जो हत्या चापेकर बंधुओं बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर के द्वारा की गई थी, वह भारतीय क्रांतिकारी का प्रथम विस्फोट था। इसी
समिति ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारी की अन्य इतिहासकारों ने तो कहा ही, लेकिन दस्तावेज के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो इसी समिति ने सबसे पहली बार यह बात कही थी कि भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 से हुई थी। यही थे सिडनी रॉलेट के द्वारा अनुशंसित बातों के आधार पर लाए गए रॉलेट एक्ट के प्रमुख प्रावधान। इसके विरोध में जब यह लागू हो गया, इसके विरोध में पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल और आंदोलन चलाए गए। गांधी जी ने अहमदाबाद गुजरात में सत्याग्रह सभा का गठन किया, सत्याग्रह सभा का गठन किया और शुरुआत में 30 मार्च को एक आंदोलन चलाने का फैसला लिया, लेकिन कुछ गांधी जी के साथ कुछ निजी समस्याएं आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने 30 मार्च को चलाने की जगह इस आंदोलन को, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो आंदोलन थे, उसको 6 अप्रैल को आरंभ किया। हालांकि 6 अप्रैल 1919 को, हालांकि 30 मार्च को सुनियोजित तरीके से श्रद्धानंद ने दिल्ली में इस आंदोलन को आरंभ कर दिया था, लेकिन गांधी जी के द्वारा चूंकि 6 अप्रैल को आरंभ किया गया था, इसलिए इस आंदोलन की तिथि 6 अप्रैल मानी जाती है। उसका कारण था कि संचार व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं थी, परिवहन व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं थी, ऊपर से अंग्रेजी सरकार का दबाव, अंग्रेजी सरकार की पूछताछ और बहुत सारे प्रतिबंध जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा लगाए गए थे। उस बीच जानकारी का आदान प्रदान थोड़ा मुश्किल हो जाता था, इसलिए सही समय पर जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई और 6 से 7 दिनों का डिले हो गया। खैर, यही अधिनियम आगे चलकर बहुत सारी घटनाओं का मूल आधार बना। अगले वीडियो में उन सभी घटनाओं को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।